वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित क्या है, हम वैदिक गणित को क्यों पढ़ें और वैदिक गणित हमारे लिए क्यों उपयोगी है। वैदिक गणित से इस वर्ष 2020-21 यानी 2021 की बोर्ड परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और इस वर्ष को सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटाया है तो वो कौन सा पार्ट है जो हटाया और कौन सा पार्ट है जो आएगा, इन सब के बारे में हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने लगातार 8 साल तक तपस्या करके हमारे वेदों से, क्योंकि नाम से स्पष्ट है वैदिक गणित, तो हमारे वेदों में जो गणित का उल्लेख है उसका उन्होंने लगातार 8 साल तक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने जो सूत्र हमारे सामने निकाल के रखे उन सूत्रों को हम कहते हैं वैदिक गणितीय सूत्र। और उन सूत्रों से मिलकर जो एक गणित का पार्ट बन जाता है, गणित की बुक बन जाती है, उसे हम कहते हैं वैदिक गणित। इस वैदिक गणित में उन सारे सूत्रों का उल्लेख है जो उन्होंने 8 साल की तपस्या से प्राप्त किया। तो 8 साल की तपस्या से उन्होंने जो प्राप्त किया वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए क्या होता है कि आज के इस दौर में कम समय में ज्यादा काम मांगा जाता है, तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की हो गई है। बैंक की ले लीजिए, एसएससी की ले लीजिए, ऐसी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें क्या होता है, प्रश्नों की संख्या तो होती है ज्यादा और समय सीमा होती है कम। तो कम समय सीमा में हम उन ज्यादा प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारे लिए चैलेंज होता है। और इस वैदिक गणित में कुछ ऐसे ही शॉर्ट मेथड्स, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स हमें बताई गई है जिनका उल्लेख वेदों में भी है। तो उन शॉर्ट ट्रिक्स को हम सीखकर हमारे प्रश्नों को कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स का यहां इस वैदिक गणित में उल्लेख है। अब इसका महत्व भी हमारे समझ में आ गया है कि हम क्यों पढ़ें वैदिक गणित को। देखिए, इन गणितीय सूत्रों को जब हम सीख लेते हैं और सीखने के बाद इनका अभ्यास करते हैं तो हम मौखिक आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर हम 74 को 76 से मल्टीप्लाई करें तो हमें गुणा करना पड़ता है, लेकिन वैदिक गणित में ये गुणा बहुत ही आसान है जिसका जवाब हम डायरेक्ट दे सकते हैं। 7 8 56, 6 चौक 24, ये हमारा आंसर है। आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। ये वैदिक गणित हमें सिखाती है। ऐसा ही नहीं, आप और भी ले सकते हैं। आपने सोचा हो कि कहीं मैंने इसको रट रखा है, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। आप किसी भी संख्या के लिए देख लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 92 और 98, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी बहुत आसान है। 9 धाई 90 और 8 दूनी 16, ये लीजिए 9016 इसका आंसर है। तो ये वैदिक गणित के फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उन सूत्रों का उपयोग करके आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये मैंने लिया 73 इंटू 9999, कितना भी 9 ले लीजिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितनी आसानी से इसका जवाब आता है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसमें से 1 माइनस करना होता तो 72, और ये जितने भी 9 है वो लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए 72 को। हमारा आंसर हमारे सामने है। यहां पर हमारे पास आ गया 7, यहां पर हमारे पास आ गया 2, और ये 3 टाइम 9 एज इट इज आ गया, और ये 72 भी एज इट इज आ गया। ये है आपके इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर, और ये तुरंत आप निकाल सकते हैं। अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करेंगे तो आप मौखिक जवाब देंगे। तो सोचिए इस मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम लगने वाला था, जो हमारे इस फॉर्मूले की वजह से, इस वैदिक गणितीय सूत्र की वजह से कितनी आसानी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारी चीजें हम इस वैदिक गणित में सीखते हैं। तो वैदिक गणित बहुत ही आसान ट्रिक्स आपको देती है, बहुत ही आसान सूत्र आपको देती है जिनका उपयोग करके, जिनको बार बार अभ्यास करके आप मौखिक बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस वैदिक गणित में इन सूत्रों के उपयोग से जब हम अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते हैं तो हमारा मानसिक विकास होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, और इन सब के बढ़ने से हमारे अंतः मन में जो जिज्ञासा जागृत होती है और कुछ सीखने करने की, तो ये सब कुछ हो पाता है वैदिक गणित की वजह से। तो इस वैदिक गणित को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके फॉर्मूलों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन सूत्रों का उपयोग करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप में एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। तो इन सब चीजों के उपयोगिता की वजह से हम वैदिक गणित का अध्ययन करते हैं। वैदिक गणित में इस वर्ष 2021 में आपको पता है
कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस को कम किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना वो सिलेबस जारी कर दिया है और उस सिलेबस के अनुसार इस गणित के इस चैप्टर में से, वैदिक गणित के इस चैप्टर में से जो पार्ट हटाया गया है और जो पार्ट सलामत है, यानी जो हमें पढ़ना है, उन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पार्ट हटाया गया है और कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है। वैदिक गणित से इस वर्ष 2021 के लिए क्या पाठ्यक्रम है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। गणित का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है कि वैदिक गणित के जो पूर्व में अंक निर्धारित थे वो थे 4 अंक, जो कि अब कर दिए गए हैं 5, क्योंकि 2021 में कुछ सिलेबस कम किया गया है, संख्या पद्धति को हटा दिया गया है। ये 3 अंक हटने की वजह से वैदिक गणित का अंक बार अब हो गया है 5, यानी वैदिक गणित से अब 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले वैदिक गणित से एक प्रश्न 2 अंक का और 2 प्रश्न 1-1 अंक के पूछे जाते थे। इस तरह से टोटल 4 नंबर हमें वैदिक गणित से मिलते थे, लेकिन इस बार 5 अंक मिलेंगे। तो ऐसी संभावना है कि 2 प्रश्न तो आपसे 2-2 अंक के पूछे जाएं और 1 प्रश्न आपसे 1 अंक का पूछा जाए। तो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैदिक गणित में जो आपका सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रस्तावना, वो तो पढ़नी ही होती है। उसके बाद वैदिक गणित का जो महत्व है वो आपके सिलेबस में है, आपको इसे पढ़ना होगा। तो हम हमारे वीडियो में इसे समझ चुके हैं और आप एक बार इसको रीड कर लें। इसके बाद मूल संक्रियाओं का अभ्यास और विस्तार हमारे सिलेबस में है, यानी इसके अंतर्गत योग संक्रिया हमें पढ़नी पड़ेगी। और योग संक्रिया में हम यहाँ पर 2 विधियाँ देख रहे हैं कि एकाधिकैन पूर्वेण हमने कक्षा 9 में पढ़ी है और उस एकाधिकैन पूर्वेण को यूज़ करके हम कक्षा 9 में योग कर चुके हैं। लेकिन कक्षा 10 में जो आपको पढ़ना है वो है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण प्लस शून्यांत संख्या प्रयोग, यानी इन दोनों का यूज़ करते हुए आपको योग करना है। ये भी हम हमारे वीडियोज़ में सीख लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये समझेंगे और आप भी इसका खूब अभ्यास कीजिएगा। व्यवकलन संक्रिया भी हमें पढ़नी होगी और व्यवकलन संक्रिया 2 सूत्रों से हम यहाँ सीखेंगे, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण और सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण। ये दोनों ही विधियाँ परम मित्र अंक पर आधारित विधियाँ हैं और इन विधियों के उपयोग से हम व्यवकलन करना सीखेंगे। सवाल हमें सीधा वैदिक विधि से व्यवकलन करने के लिए कहेगा, तो हम इन दोनों में से किसी भी विधि का उपयोग करके उनका व्यवकलन कर सकते हैं। गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया में यहाँ पर हमें केवल एक विधि का अध्ययन करना है और वो एक विधि कौन सी है? वो एक विधि है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। आप यहाँ देख रहे हैं कि गुणन संक्रिया के लिए आपको जितनी भी विधियाँ दी गई हैं वो सारी विधियाँ दी गई है, क्योंकि आपकी बुक में जो पिछले साल की बुक अधिकांश स्टूडेंट्स के पास होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर उसी बुक का उपयोग किया है ताकि मैं आपको ढंग से समझा सकूँ। यहाँ आप देख लें कि आपका सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण से गुणन नहीं आएगा और गुणन में आपकी किसी भी विधि का यूज़ नहीं है। केवल और केवल आपको गुणन संक्रिया के लिए सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि को ही पढ़ना है, क्योंकि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि ही आपके सिलेबस में है। आप इसके लिए अपने दोस्तों के साथ नई जो बुक है उस बुक को देखें और उस बुक को देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको केवल सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से गुणन संक्रिया सीखनी है। इसके बाद हम यहाँ गुणन संक्रिया के बाद सीखेंगे भाग संक्रिया, और भाग संक्रिया में हम यहाँ पर 3 विधियाँ सीखने वाले हैं, सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्त योजित और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक आपकी ध्वजांक विधि है, इसे ध्वजांक विधि कहें चाहे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक कहें। तो ये 3 विधियाँ आपको सीखनी है। सूत्र निखिलम से भाग करना भी आपको सीखना है, ध्वजांक विधि से भाग करना सीखना है और सूत्र परावर्त योजित से भी आपको भाग करना यहाँ सीखना है। ये सभी आपके सिलेबस में है। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्नावली 1.1 जो पुनरावृत्ति के लिए आपको दी गई है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप केवल शून्यांत संख्या विधि जो कि आपके 10th में ही आई है इस बार, उसका अभ्यास आप यहाँ से कर लें। और वैदिक विधि से व्यवकलन में आप दोनों विधियों को आपको सीखना है। जो गुणन की यहाँ पर सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण, सूत्र निखिलम, सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण जो आपको दिए गए हैं सवाल, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इन विधियों को आपको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक का अभ्यास आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी बुक में उपलब्ध ही नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल ही हमारी बुक से हटा दी गई थी। केवल एक प्रश्नावली 1 दी गई है और उसका ही हमें अध्ययन करना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल वही सीखना है। अब इसके बाद गुणन संक्रिया में केवल और केवल सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक पढ़ना है, बाकी हमें नहीं सीखना है।
गुणन संक्रिया के बाद भाग संक्रिया में आपके ये जो 13 से लेकर 20 तक के सवाल हैं सबका अभ्यास कर रहे हैं आप, क्योंकि इनका अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि भाग संक्रिया के तीनों सूत्र आपके इस बार सिलेबस में हैं। वर्ग संक्रिया, तो वर्ग संक्रिया और घनफल संक्रिया ये दोनों संक्रियाएं आपके सिलेबस में इस बार भी है, लेकिन आप जो वर्ग संक्रिया की जो इतनी सारी विधियां आपकी बुक में दी हुई हैं ये सभी विधियां नहीं हैं। वर्ग और घनफल संक्रिया के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र निखिलम इस वर्ष दिया गया है। आप इसके लिए भी नवीन जो पुस्तक है इस साल जो प्रिंट होके आई है, आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। उसमें केवल और केवल एक ही सूत्र निखिलम विधि दी गई है। तो सूत्र निखिलम से वर्ग और घनफल करने के लिए ये जरूरी है कि आप सूत्र निखिलम से गुणन संक्रिया आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन गुणा का सवाल आपसे सूत्र निखिलम से परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको गुणन संक्रिया सूत्र निखिलम से सीखनी है और उससे करना है हमें वर्ग संक्रिया और घनफल संक्रिया को। तो इसके लिए सूत्र निखिलम देखना है। बाकी और जो सूत्र एकाधिकरण, पूर्वयन, उपसूत्र, अनुरूपण, इस तरह की कोई भी और विधि आपको नहीं सीखनी है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद अब हम आगे चलेंगे तो ये सूत्र एकाधिकरण, पूर्वयन भी हमारे नहीं है, उपसूत्र, अनुरूपण भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें नहीं सीखना है। और ये आपकी जो 1.2 है ये आपके सिलेबस से हट गई है। तो यहाँ पर भी आप केवल और केवल वर्ग और घनफल की सूत्र निखिलम विधि का अभ्यास कर सकते हैं। वर्गमूल आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसलिए आपको वर्गमूल करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम नहीं सीखेंगे वर्गमूल, क्योंकि एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे। तो वर्गमूल की द्वंद्वयोग विधि भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके बुक में अगर आप चाहें तो ये दिख रहा है तो इन सब को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके जो सिलेबस में है हमें केवल वही करना है। तो क्योंकि जिनके पास पुरानी बुक है उनके पास तो ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन नई बुक अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें उस नई बुक में है ही नहीं। तो इसलिए इन सबको हटा दीजिए। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बीजगणित सरल समीकरणों का हल वैदिक पद्धति से, ये इस बार 2021 में पूरी तरह से हटा दिया गया है। यहाँ से हमेशा 1 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता था, तो वो अब नहीं आएगा। इस बार आपके कुल 5 अंक आपको वैदिक गणित से मिलने वाले हैं, और उन 5 अंकों में जो चांस हैं, जो संभावना है, वो संभावना ये है। विद्यार्थियों ये जान लीजिए कि आप इस पार्ट को पढ़कर पूरे 5 अंक प्राप्त करेंगे। कितने? 5, पूरे 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। और ये उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो 5 अंक आपके होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि 2 नंबर के आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएं और 1 प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाए, ऐसी संभावना है। क्योंकि ब्लूप्रिंट अभी नहीं आया, लेकिन ऐसा ही होने का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो जो 2 और 2 4 अंक यानी कि 2-2 नंबर के जो 2 अंक है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि या तो आपसे ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम विधि यानी सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम जो गुणा का एक मेथड है उससे आपको 1-2 नंबर का प्रश्न मिलेगी, और 1-2 नंबर का प्रश्न मिलेगा आपको भागफल यानी भाग संक्रिया में आप 3 विधियां जो पढ़ रहे हैं उनमें से किसी एक विधि से आपसे सवाल पूछा जाए। तो ये 2-2 नंबर के 2 सवाल हो सकते हैं। और 1 नंबर का जो सवाल आपका हो सकता है वो हो सकता है या तो वर्ग संक्रिया या फिर घनफल संक्रिया। यानी कि इस तरह से इस चैप्टर से इस वर्ष आपको पूरे 5 अंक मिलने वाले हैं। तो छोड़िएगा नहीं और अच्छे से तैयारी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।